इस कहानी में एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां इंसान और मॉन्स्टर्स जैसे कि वैम्पायर्स, वेयरवुल्फ्स, विचेस और ऐसे ही अन्य जीव एक साथ रहते हैं। कहने को तो वो एक साथ रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंसान इन मॉन्स्टर से दूर रहने में ही भलाई समझते हैं। इस कारण इन मॉन्स्टर्स को आउटकास्ट कहा जाता है। कहानी की शुरुआत एक स्कूल से होती है, जहां इस कहानी की अहम किरदार वेंसडे एजुकेशन सिस्टम को कोसती हुई आगे बढ़ रही है। वेंसडे एक बुद्धिमान लेकिन पत्थर दिल और इमोशनलेस लड़की है। उसके सनकी बर्ताव और अजीब से हुलिये की वजह से सब उसे एक फ्रीक समझते हैं। वेंसडे को लॉकर से उसके छोटे भाई की आवाज़ सुनाई देती है। कुछ बदमाश लड़कों ने उसके छोटे भाई को लॉकर में बंद कर दिया था। हालांकि उसके भाई को यह पता नहीं था कि वे लड़के कौन थे। भाई को छुड़ाने जैसे ही वेंसडे उसे छूती है, उसे अचानक विजन्स आते हैं। उसे दिखता है कि कुछ लड़के उसके भाई को ज़बरदस्ती लॉकर में बंद कर रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों से उसे किसी भी चीज़ को छूने से विजन आने लगे हैं। इन विजन्स में उसे उस चीज़ का भूत, भविष्य, वर्तमान दिखाई देता था। हालांकि उसने अभी तक ये बात किसी को बताई नहीं थी। वो गुस्से में उन लड़कों की खबर लेने स्विमिंग पूल जाती है जहाँ वे लड़के तैर रहे थे। लड़के उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि वेंसडे उनके साथ एक दर्दनाक मजाक करने वाली है। वेंसडे खून की प्यासी पिराना मछलियों को पूल में छोड़ देती है। वह मछलियाँ उन लड़कों का पिछवाड़ा चबा जाती हैं। यह दर्दनाक नज़ारा देखकर वेंसडे के चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान उभर आती है, लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाता है। इसके बाद वेंसडे के माता पिता उसका दाखिला नेवरमोर अकेडमी में करवाते हैं। नेवरमोर नाम का यह स्कूल बाकी स्कूलों से काफ़ी अलग है, क्योंकि स्कूल में सिर्फ आउटकास्ट बच्चे ही पढ़ाई करने आते हैं। वेंसडे के माता पिता ने भी इसी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की थी। हालांकि वेंसडे उनके इस फैसले से नाराज़ है। उसे लगता है कि ये स्कूल भी बाकी स्कूलों की तरह ही बेकार होगा। नेवरमोर अकेडमी से थोड़ी ही दूरी पर एक आदमी टैक्सी से उतरता है। टैक्सी का ड्राइवर उसे आउटकास्ट के बारे में सजग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी ड्राइवर से कहता है कि वो इससे पहले आउटकास्ट के साथ रह चुका है। इस वजह से उसे आउटकास्ट लोगों से डर नहीं लगता। इतना कहकर वो अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। वो रास्ता नेवरमोर अकेडमी के पास के ही जंगल से गुजरता था। थोड़ी दूर चलने के बाद एक जगह वो आराम करने के लिए रुकता है, लेकिन तभी एक अनजान जीव उस पर अचानक हमला कर उसे मौत के घाट उतार देता है। दूसरी ओर वेंसडे अपनी फैमिली के साथ नेवरमोर स्कूल के प्रिंसिपल के केबिन में बैठी होती है। प्रिंसिपल वेंसडे को बताती है कि स्कूल के दिनों में वो और वेंसडे की माँ रूममेट थे, जिस पर वेंसडे व्यंग करते हुए कहती है कि उसकी मां के साथ रहने के बावजूद भी प्रिंसिपल का दिमागी संतुलन अब तक सही सलामत कैसे है। खुशकिस्मती से प्रिंसिपल उसके व्यंग को नज़रअंदाज कर देती है। फिराना वाली घटना के बाद कोर्ट ने वेंसडे के दिमागी संतुलन को ठीक करने के लिए उसे किसी साइकेट्रिस्ट से इलाज करने का आदेश दिया था। प्रिंसिपल बताती है कि नेवरमोर अकेडमी से लगे शहर जेरिको में डॉक्टर वेलेरी नाम की साइकेट्रिस्ट है। वेंसडे को वहां हफ्ते में 2 दिन थेरेपी सेशन के लिए ले जाया जाएगा। इसके बाद प्रिंसिपल वेंसडे को उसका कमरा दिखाने ले जाती है। वहां प्रिंसिपल वेंसडे का परिचय उसकी रूममेट इनिट से करवाती है। इनिट का नेचर वेंसडे से ठीक विपरीत होता है। वो एक खुश मिजाज स्वभाव की प्यारी लड़की है। उसने अपना कमरा विविध रंगों से सजाया हुआ होता है। जब वो अपना रंगीन कमरा देखती है तो उसका मूड खराब हो जाता है। स्कूल ने वेंसडे की पसंद ध्यान में रखते हुए उसके लिए एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म तैयार की हुई होती है। इसके बाद इनिट वेंसडे को स्कूल घुमाने ले जाती है। इनिट वेंसडे को स्कूल में पढ़ रहे आउटकास्ट स्टूडेंट के बारे में बताती है। वो बताती है कि स्कूल में ज़्यादातर विद्यार्थी 4 ग्रुप में बटे हुए हैं। पहले हैं वैम्पायर्स, दूसरे हैं वेयरवुल्फ। इनिट बताती है कि वो खुद भी एक वेयरवुल्फ है। इसके बाद आते हैं सायरन, जिनके पास अपनी आवाज़ से दूसरों को वश में करने की शक्ति होती है। और आखिर में आते हैं गोरगोन्स, जिनके पास किसी को भी पत्थर में बदलने की शक्ति होती है। स्कूल में दूसरे आउटकास्ट स्टूडेंट भी हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट इन्हीं 4 आउटकास्ट से आते हैं। कुछ देर बाद वेंसडे के माता पिता उससे विदा लेते हैं। जाने से पहले वेंसडे की माँ वेंसडे से कहती है कि वो गलती से भी यहाँ से भागने की कोशिश ना करे, जिस पर वेंसडे बदतमीजी से कहती है कि वो यहाँ से ज़रूर भागेगी और शायद ये उन दोनों की आखिरी मुलाकात है। जाने से पहले वेंसडे के माता पिता वेंसडे पर नज़र रखने के लिए एक हाथ को छोड़ जाते हैं, जिसका नाम होता है थिंक वेंसडे के फैमिली मेंबर की तरह ही है। दूसरी ओर जंगल में पुलिस को उस आदमी की लाश मिलती है जो कुछ वक्त पहले टैक्सी से उतरा था। उसके शरीर के हिस्से इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। इससे पहले भी शहर में इसी तरीके की 2 हत्याएं हो चुकी हैं और शेरिफ को पूरा यकीन था कि इन हत्याओं के पीछे नेवरमोर अकेडमी के ही किसी आउटकास्ट का हाथ है, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से वो चुप बैठा था। दूसरी ओर एक दूसरे से विपरीत स्वभाव होने की वजह से वेंसडे और इनिट
आपस में लड़ रही होती हैं। तभी बॉटनी टीचर यानी फूल पौधों के बारे में पढ़ाने वाली टीचर वेंसडे से मिलने आती है। वो नेवरमोर में पढ़ाने वाली इकलौती इंसान थी। वो उन दोनों का झगड़ा सुलझाती है और वेंसडे को वेलकम के तौर पर एक फूल देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वेंसडे तलवारबाजी का अभ्यास करने जाती है। वहाँ व्यंका नाम की लड़की पहले से अभ्यास कर रही थी। व्यंका एक सायरन है। सायरन वो आउटकास्ट होते हैं जो अपनी आवाज़ से दूसरों को अपने वश में कर सकते हैं। व्यंका स्कूल की सबसे पॉपुलर हस्ती है। वो पढ़ाई के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी होशियार है। व्यंका तलवारबाजी में रोवन नाम के लड़के को हराती है और घमंड से पूछती है कि क्या यहाँ कोई ऐसा तलवारबाज नहीं है जो उसे हरा पाएगा। ये सुनते ही वेंसडे उसे चैलेंज करती है। इसके बाद उन दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू होती है। वेंसडे काफ़ी फुर्ती से पहला पॉइंट अपने नाम करती है तो वहीं दूसरा पॉइंट व्यंका अपने नाम करती है। साथ ही वह वेंसडे को यह कहकर उकसाती है कि उसे मिला हुआ पॉइंट तो बिगिनर लक था। यह सुनते ही गुस्से से पागल हो चुकी वेंसडे उसे आखिरी राउंड बिना हेलमेट के लड़ने के लिए चैलेंज करती है। इस राउंड में जो अपने प्रतिस्पर्धा का खून सबसे पहले निकालेगा वही विजेता घोषित होगा। दोनों में काफ़ी तगड़ी फाइट होती, लेकिन अंत में व्यंका वेंसडे को माथे पर एक घाव देकर जीत जाती है। इस हार से वेंसडे बौखला जाती है। जब वो अपने घाव पर मरहम पट्टी कर वहाँ से जा रही होती है तभी छत पर लगी पत्थर की मूर्ति उस पर गिरने लगती है। एंड वक्त पर जेवियर नाम का एक लड़का उसे बचा लेता है। होश में आने पर जेवियर को अपने पास बैठा देखती है। उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय वेंसडे उसे कहती है कि वो खुद को बचाने में सक्षम थी। थिंग हर पल वेंसडे पर अपनी नज़र गड़ाए हुए था, लेकिन जब वेंसडे अपने कमरे में नॉवल लिख रही होती है तभी उसे थिंग के वहाँ होने का आभास होता है। वह उसे पकड़ती है और उसे उसकी उंगलियां काटने की धमकी देती है। फिर वह थिंग से कहती है कि अगर वो अपनी उंगलियां बचाना चाहता है तो उसे वेंसडे के लिए काम करना पड़ेगा। डर के मारे थिंग मान जाता है। वेंसडे स्कूल से भागने का प्लान बना रही होती है और वो इसमें थिंग को भी शामिल कर लेती है। अगले दिन वो प्रिंसिपल के साथ थेरेपी सेशन के लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाती है। हालांकि वो साइकेट्रिस्ट के भरसक कोशिश करने के बावजूद भी उसके साथ कुछ शेयर नहीं करती। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह बड़ी चालाकी से बाथरूम के रास्ते वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वहाँ से भागते वक्त वह एक फल बेचने वाले आदमी से टकरा जाती है। टकराते ही उसे उस आदमी के भविष्य में होने वाली मौत का विजन दिखाई देता है। जाते जाते वो एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने रुकती है। वहाँ उसकी मुलाकात शेरिफ के बेटे टॉयलर से होती है जो उसी कॉफ़ी शॉप में काम करता था। वेंसडे कॉफ़ी की मांग करती है, लेकिन कॉफ़ी मशीन में कुछ गड़बड़ी आई हुई थी और मशीन को ठीक करने की इंस्ट्रक्शन मैनुअल की किताब इटालियन में थी जो टॉयलर को पढ़नी नहीं आती थी। तब वेंसडे जिसे इटालियन पढ़ना आता था वह मशीन ठीक करने में उसकी मदद करती है। बदले में वह उसे बस स्टैंड तक लिफ्ट देने के लिए कहती है। टॉयलर को काम होने की वजह से वो उसे वहाँ थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहता है। तभी कुछ नॉर्मल इंसानी लड़के वहाँ आते हैं और वेंसडे को नेवरमोर की यूनिफॉर्म में देखकर उसके साथ बदतमीजी करते हैं। दरअसल शहर में ज़्यादातर लोग आउटकास्ट से नफरत करते थे और आउटकास्ट का शहर में आना उन्हें पसंद न था। हालांकि वेंसडे उन लड़कों की पिटाई कर उन्हें अच्छा सबक सिखाती है। तभी शेरिफ और प्रिंसिपल वहाँ आते हैं। शेरिफ यह जानते ही कि वेंसडे के पिता का नाम एडम्स है उसे कहता है कि उसके पिता को मर्डर के लिए सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन वो पैसों के दम पे खुला घूम रहा है। शेरिफ वेंसडे को चेतावनी देता है कि वो हमेशा उस पर नज़र रखेगा। फिर प्रिंसिपल वेंसडे को लेकर वापस स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता है जिसका ड्राइवर मर चुका था। वह यही फल बेचने वाला आदमी था जो कुछ देर पहले वेंसडे से टकराया था। बहरहाल वेंसडे का भागने का प्लान फेल हो चुका था। रात में वेंसडे अपना मूड ठीक करने के लिए वायलिन बजाती है। सब उसके टैलेंट का आनंद लेते हैं, लेकिन खुद वेंसडे के मूड में कुछ खास सुधार नहीं होता। तभी इनिट वहाँ आती है। आज फुल मून नाइट होती है, इस वजह से सभी वेयरवुल्फ चांद को देखकर चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन इनिट को नॉर्मल रूप में देखकर वेंसडे उससे पूछती है कि वो अपने वेयरवुल्फ के रूप में क्यों नहीं है। इनिट उसे बताती है कि वो अभी पूरी तरह से वेयरवुल्फ नहीं बनी है। वैसे तो उसकी माँ ने उसे कहा है कि वो देर सवेर वेयरवुल्फ बन जाएगी, लेकिन उसे चिंता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे बिरादरी से निकाल दिया जाएगा और उसे पूरी ज़िंदगी अकेले ही रहना पड़ेगा। कुछ देर बाद थिंक टॉयलर के घर जाता है और उसे वेंसडे के साथ वीडियो कॉल पर बात करने के लिए कहता है। वेंसडे उससे पूछती है कि क्या वो अभी भी भागने में उसकी मदद करना चाहता है। बदले में वेंसडे उसे इनाम भी देने की पेशकश करती है। टॉयलर कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उसे कोई इनाम नहीं चाहिए। अगले दिन शहर में एक फेस्टिवल होने वाला था और वेंसडे उसी फेस्टिवल से भागने का प्लान बनाती है। अगले दिन वेंसडे इनिट के साथ फेस्टिवल पहुंचती है। मौका मिलते ही प्रिंसिपल का ध्यान भटका कर वह टॉयलर के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है। जाते जाते वो रोवन नाम के लड़के से टकराती है। रोवन वही लड़का है जिससे व्यंका ने उस दिन तलवारबाजी में हराया था।
उससे टकराते ही वेंसडे को रोवन की मौत का विजन दिखाई देता है। रोवन काफ़ी जल्दबाजी में जंगल की ओर भाग रहा था। वेंसडे उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे जंगल में जाती है। जेवियर भी वेंसडे को जंगल में जाते हुए देख लेता है। जेवियर वही लड़का है जिसने उस दिन वेंसडे को उस पर गिरती हुई पत्थर की मूर्ति से बचाया था। जंगल में वेंसडे रोवन को रोकती है और कहती है कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन तभी रोवन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आती है और वो उल्टा वेंसडे पर हमला कर देता है। वेंसडे को कुछ समझ नहीं आता। तब रोवन वेंसडे को एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें वेंसडे की तरह दिखने वाली एक लड़की खड़ी थी और उसके पीछे नेवरमोर जलकर तबाह हो रहा था। रोवन वेंसडे को बताता है कि उसकी माँ भविष्य देख सकती थी और उन्होंने 24 साल पहले यह ड्राइंग बनाई थी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार वेंसडे नेवरमोर को तबाह कर देगी, इसलिए वेंसडे को मारकर रोवन नेवरमोर को बचाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि रोवन वेंसडे को मार डालता, अचानक से एक राक्षस वहां आता है और रोवन को मौत के घाट उतार कर वहां से चला जाता है। अगले सीन में उस जंगल में चारों ओर पुलिस छानबीन करते हुए नजर आती है। वेंसडे ने उन्हें घटी घटना के बारे में बता दिया था, लेकिन हैरानी की बात थी कि उन्हें वहां घटी घटना का कोई निशान नहीं मिलता, यहाँ तक कि रोवन की लाश तक नहीं मिलती। शेरिफ वेंसडे से कहता है कि उसे भ्रम हुआ होगा, लेकिन वेंसडे को उसने जो कुछ देखा उसे पूरा यकीन था। वेंसडे शेरिफ से अकेले में बात करने की इच्छा प्रकट करती है, लेकिन प्रिंसिपल को इस बात से ऐतराज होता है। वो इसकी इजाज़त नहीं देती, पर शेरिफ के फोर्स करने पर वो उन दोनों को 5 मिनट का समय देती है। अकेले में वेंसडे शेरिफ को बताती है कि जंगल में कोई राक्षस है और उसी ने रोवन और बाकी लोगों को मारा है और कोई है जो इन हत्याओं को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तभी दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे से रोवन अंदर आता है। उसे देखकर दोनों चौंक जाते हैं और वेंसडे को तो समझ ही नहीं आता कि यह हो क्या रहा है। कुछ देर बाद वेंसडे इनिट से जाकर मिलती है और उसे रोवन के बारे में पूछती है। इनिट कहती है कि वो सिर्फ इतना जानती है कि रोवन एक अजीब लड़का था जिसका कोई दोस्त भी नहीं था। उसके बारे में जानकारी उसका रूममेट जेवियर भी दे सकता है। रात में वेंसडे अपनी नोवेल पर काम कर रही होती है, तब उसकी नज़र रोवन की पेंटिंग पर पड़ती है। वहाँ उसे एक अजीब सा सिंबल दिखाई देता है। अगले दिन वेंसडे प्रिंसिपल के कैबिन में जाती है। रोवन से मिलने की इच्छा जताती है, लेकिन प्रिंसिपल मना कर देती है और बताती है कि रोवन को स्कूल से निकाल दिया गया है और वो आज ही स्कूल छोड़कर जा रहा है। इसके साथ ही प्रिंसिपल उसे एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी के लिए कोई क्लब ज्वाइन करने के लिए कहती है। वेंसडे जानती थी कि प्रिंसिपल हर वक्त उस पर नज़र गड़ाए हुए है। मजबूरन उसे अलग अलग क्लब्स देखने जाना पड़ता है। पहले वो सिंगिंग क्लब जाती है जिसे व्यंका चला रही थी, लेकिन वहाँ बात नहीं बनती। इसके बाद वो आर्चरी क्लब में जाती है जिसकी कमान जेवियर के हाथों में होती है। जेवियर वेंसडे को तीर चलाने का तरीका बताता है। वेंसडे बातों ही बातों में रोवन के बारे में पूछती है कि वैसे तो रोवन शुरू से थोड़ा अजीब था, लेकिन हाल ही में उसका बर्ताव कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया था। इसके बाद जेवियर वेंसडे को टॉयलर से दूर रहने के लिए कहता है। वजह वो ये बताता है कि टॉयलर और उसके इंसान दोस्त आउटकास्ट से नफरत करते हैं। वेंसडे उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए एक सेब हवा में उछालती है और तीर से सेब को काटते हुए सीधे निशाने पे दे मारती है। यह देखकर जेवियर की बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद वो हमर्स क्लब पहुंचती है जहां मधुमक्खियों के बारे में सिखाया जाता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो उसे सिर्फ एक ही लड़का वहां दिखाई देता है। उस लड़के का नाम हुजीन था और वो अकेला ही उस क्लब को चला रहा था, क्योंकि उसके अलावा वहाँ और कोई नहीं आता था। हुजीन और वेंसडे में बातें चल रही होती हैं, तभी थिंग वहाँ आ जाता है और इशारे से कहीं चलने के लिए कहता है। जब वेंसडे उसके पीछे जाती है तो रोवन दिखाई देता है। रोवन अपना सामान लेकर वहाँ से जा रहा था। हैरानी की बात तो यह होती है कि रोवन उस रात के मुकाबले इस बार वेंसडे से काफ़ी शांति से बात कर रहा था। वेंसडे थिंग को उसका पीछा करने के लिए कहती है। स्टेशन पर पहुंचने के बाद रोवन टॉयलेट जाता है, लेकिन टॉयलेट से बाहर रोवन की जगह कोई और ही इंसान निकलता है। थिंग को समझ नहीं आता कि रोवन अचानक वहां से भाग कैसे गया। कुछ देर बाद वो इंसान अपने असली रूप में आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल थी। थिंग जाकर वेंसडे को बताता है कि रोवन टॉयलेट से कहीं भाग गया, जिस पर वेंसडे उसे काफ़ी डांटती है। बॉटनी की क्लास में जेवियर वेंसडे को उसके साथ बैठने के लिए कहता है। जेवियर के पास किसी भी चित्र को जिंदा कर पाने की शक्ति थी। वो वेंसडे को अपनी शक्ति से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, हालांकि ऐसा हो नहीं पाता। दूसरी ओर शेरिफ अपने कुत्ते के साथ जंगल में छानबीन के लिए जा रहा होता है। टॉयलर उसे जंगल के राक्षस के बारे में पूछता है, पर शेरिफ उसकी बातों का जवाब नहीं देता और टॉयलर को उसकी साइकेट्रिस्ट से चल रही थेरेपी के बारे में पूछता है। दरअसल टाइलर की मां की मौत के बाद टाइलर सदमे में चला गया था और सदमे से उबरने के लिए वो भी साइकेट्रिस्ट से थेरेपी ले रहा था। टाइलर अपने पिता को कुछ भी बताने से इनकार करता है, यह कहकर कि साइकेट्रिस्ट और पेशेंट के बीच कई बातें गुप्त होती हैं। गुस्से में शेरिफ वहां से चला जाता है। उधर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने के लिए वेंसडे हेमर्स क्लब में अपनी जगह इनिट को भेजती है और रोवन वाली घटना का सुराग ढूंढने जंगल जाती है। लेकिन जब वो जंगल में छानबीन कर रही होती है तभी कोई उसे अपनी ओर खींच लेता है। वो टॉयलर था।
टॉयलर उसे बताता है कि उसने अपने पिता शेरिफ की नज़रों से बचाने के लिए खींचा था। शेरिफ वहाँ अपने कुत्ते के साथ छानबीन कर रहा होता है। टॉयलर वेंसडे को बताता है कि वो छुपकर अपने पिता पर नज़र रख रहा है। उसे शेरिफ की फिक्र है कि कहीं वो राक्षस शेरिफ पर हमला ना कर दे। शेरिफ के जाने के बाद दोनों उस जगह की छानबीन करते हैं। वेंसडे को वहाँ रोवन का चश्मा मिलता है। उसे छूते ही वेंसडे को विजन नजर आते हैं। वो देखती है कि रोवन और जेवियर के बीच में झगड़ा हो रहा है। साथ ही उसे रोवन एक नीले रंग की किताब से ड्राइंग फाड़ते हुए दिख रहा है, जिसे रोवन की माँ ने बनाया था। हालांकि वो चित्र अधूरा था और आधा चित्र उस नीले रंग की किताब में ही चिपका हुआ था। जंगल से लौटते ही वेंसडे उस किताब को ढूंढने में जुट जाती है। उसी वक्त बॉटनी टीचर वहाँ आती है। वेंसडे उसे सिंबल के बारे में पूछती है जो उस ड्राइंग पर दिखा था। टीचर उसे बताती है कि ये सिंबल एक पुरानी स्टूडेंट सोसाइटी नाइट शील्ड्स का है जो सालों पहले बंद हो गई थी। इसके बाद टीचर वेंसडे के द्वारा क्लास में दिए गए जवाबों की तारीफ करती है। बॉटनी टीचर वेंसडे की पर्सनैलिटी से काफ़ी प्रभावित मालूम पड़ रही थी। वो जाने से पहले उससे कहती है कि अगर कभी किसी से बात करने का मन करे तो वो कभी भी उसके पास आ सकती है। इसके बाद वेंसडे उस नीली किताब की तलाश जारी रखती है। वो रोवन के पुराने कमरे यानी जेवियर के कमरे में उस किताब को ढूंढने की कोशिश करती है। तभी जेवियर कमरे में आता है। एंड वक्त पर वेंसडे और थिंक छुप जाते हैं। थोड़ी देर में व्यंका भी उसी कमरे में आती है। व्यंका और जेवियर पहले कपल हुआ करते थे, लेकिन एक बार व्यंका ने अपनी सायरन शक्तियों का इस्तेमाल जेवियर पर किया था और इसी वजह से दोनों का ब्रेकअप हुआ था। लेकिन व्यंका अभी भी जेवियर को चाहती थी। इसी कारण जेवियर की वेंसडे में बढ़ती दिलचस्पी उसे खल रही थी। वो जेवियर को वेंसडे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। हालांकि उसकी बातों का जेवियर पर कुछ खास असर नहीं होता। वेंसडे भी इन दोनों की बातें सुन रही थी। व्यंका उसे बताती है कि अगले दिन होने वाले एडगर एलन पो कंपटीशन में वो वेंसडे की रूममेट इनिट को हराकर वेंसडे को नीचे दिखाने वाली है। जब वेंसडे अपने कमरे में पहुंचती है तब इनिट कमरे में रो रही होती है। इनिट बताती है कि उसकी टीम की एक लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो कंपटीशन से बाहर हो गई है। वेंसडे समझ जाती है कि यह सब व्यंका का किया धरा है। वह व्यंका को अच्छा सबक सिखाने का ठानती है। वो उस लड़की की जगह खुद को टीम में शामिल करने के लिए कहती है। अगले दिन एडगर एलन पो कंपटीशन था। यह कंपटीशन स्कूल के सबसे मशहूर विद्यार्थी एडगर एलन पो की याद में हर साल आयोजित किया जाता था। इस कंपटीशन में पहले नाव से तैरते हुए नदी के दूसरे किनारे जाना होता है। उसके बाद जंगल के अंदर जाकर अपनी अपनी टीम का फ्लैग लेकर वापस लौटना होता है। मजे की बात यह है कि इस प्रतियोगिता में कोई रूल्स नहीं है। व्यंका चीटिंग कर पिछले 2 सालों से इस कप को अपने नाम कर चुकी है। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू होते ही हमेशा की तरह इस बार भी व्यंका ने जीतने का पूरा इंतजाम किया था। सायरन के पास पानी में जलपरी या जलपरा बनने की शक्ति होती है। व्यंका का एक सायरन साथी वैम्पायर्स की नाव को पानी में डुबोता है। इसके बाद बारी वेंसडे की नाव की होती है, लेकिन वेंसडे पहले से ही तैयारी करके आई थी। वो थिंक को सायरन पर जाल फेंकने के लिए कहती है। व्यंका का साथी जाल में फंसने की वजह से कुछ कर नहीं पाता और वेंसडे की नाव सही सलामत नदी पार कर लेती है। तट पर पहुंचने के बाद वेंसडे बाकी साथियों को नाव की रक्षा करने के लिए कहती है और खुद फ्लैग ढूंढने जंगल में जाती है। यहाँ पर इनिट थिंक की मदद से लड़कों का ध्यान भटकाती है और उन लड़कों के नाव से दूर जाते ही उनकी नाव में छेद करती है। दूसरी ओर वेंसडे फ्लैग तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ की दीवार को छूती है उसे विजन दिखाई देते हैं, जिसमें वेंसडे की तरह दिखने वाली एक लड़की एकाएक उसके सामने आती है और उससे कहती है कि असली चाबी तुम हो। अगले ही पल वेंसडे होश में आती है। वो तुरंत अपना फ्लैग उठाती है और नाव की तरफ भागती है। सभी टीम आगे निकल चुकी थी, लेकिन इनिट ने लड़कों की टीम की नाव में छेद कर दिया था। वे आगे नहीं बढ़ पाते। अब सिर्फ व्यंका और वेंसडे की टीम ही बची हुई थी। वेंसडे अपनी नाव पर लगे भाले लोड करती है और सभी व्यंका की नाव में छेद करने उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी व्यंका का साथी पानी के अंदर से इनकी नाव को दूसरी ओर ले जाने लगता है। एंड वक्त पर थिंग उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद फिर से वेंसडे की टीम व्यंका की नाव की तरफ बढ़ती है और उनकी नाव में छेद कर उन्हें प्रतियोगिता से बाहर का रास्ता दिखाती है। आखिरकार वेंसडे की टीम यह प्रतियोगिता जीत जाती है। इसके बाद होता है सेलिब्रेशन, लेकिन वेंसडे को यह सब पसंद नहीं आता और वह सबसे अलग जाकर एक पुतले के नीचे बैठ जाती है। वह पुतला एडगर एलन पो का था। तभी उसकी नज़र पुतले ने पकड़ रखी किताब पर पड़ती है। वहाँ उसे वही सिंबल दिखाई देता है जो उसे ड्राइंग पर था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती वहाँ इनिट आती है और उसे फिर से सेलिब्रेशन में लेकर जाती है। रात होते ही वह फिर से एडगर एलन पो के पुतले के पास जाती है। एडगर एलन पो अपनी पहेलियों के लिए काफ़ी मशहूर थे। वेंसडे पुतले के ऊपर चढ़ती है। पुतले के हाथ में जो किताब होती है उसे देखती है। उसमें एक पहेली लिखी होती है। बुद्धिमान वेंसडे बड़ी आसानी से उस पहेली को सुलझा लेती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि उसे 2 बार चुटकी बजानी है। ऐसा करते ही एक जोर की आवाज़ के साथ वो पुतला पीछे सरकता है और एक गुप्त द्वार खुलता है। उसके अंदर जाने के बाद वेंसडे को वो नीली किताब भी मिलती है जिसमें रोवन की माँ द्वारा बनाई गई ड्राइंग थी। वह
उस किताब को देख रही होती है, तभी अचानक कोई उस पर काला कपड़ा डाल देता है और यह एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। इस कहानी में और कितने रहस्य खुलने बाकी हैं, जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग देखना ना भूलिए।